हौसलों की आग दिल में जलाए रखना, मुश्किलों के सामने सिर न झुकाए रखना। लोग चाहे जितना रोके तेरी उड़ान को, अपने सपने को हमेशा जिंदा बनाए रखना। हेलो दोस्तों, मैं अंकित फोकस प्लस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग संविधान का जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, आज उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। दोस्तों, राष्ट्रपति से जुड़े जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी एग्जाम हॉल में आए हैं, हम लोग उसे कवर करेंगे और आगे जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के लिए सबसे एक ट्रिक बन जाता है इसके अनुच्छेद को याद करने का। सबसे बढ़िया ट्रिक है पकानिको का द्वयोदशम। इसका सबसे अच्छा यही ट्रिक है पकानिको का द्वयोदशम। पकानिको का द्वयोदशम। प से अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। एक सीरियल वाइज अनुच्छेद दोस्तों इसमें है। प से राष्ट्रपति का पद। प से क्या हुआ? राष्ट्रपति का पद। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। का से उसके कार्य एवं शक्ति। का से क्या हुआ दोस्तों? उसके कार्य एवं शक्ति। कार्य एवं शक्ति। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्ति के बारे में इसका वर्णन अनुच्छेद 53 में किया गया है। आपको पता है राष्ट्रपति हमारे संविधान के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, अर्थात सबसे बड़े हेड के तौर पे कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत में जितने भी पद हैं, चाहे एक छोटे से चपरासी से लेकर एक बड़े स्तर पर अधिकारी तक लेकर, उन सारे लोगों का जो सबसे बड़े प्रमुख या हेड कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। लेकिन दोस्तों ये बात सच है, तो राष्ट्रपति एक नाम मात्र हेड होते हैं। इनका जो वास्तविक जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है। जो वास्तविक जो मेन हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, जैसे आपके घर में आपके दादाजी हैं, तो सबसे बड़े उम्र दराज कौन है? दादाजी। और आपके पिता जो दिनचर्या का कार्य करते हैं, पूरी घर की देखभाल करते हैं, तो वो पूरा देखभाल करते हैं। तो अगर पद में देखा जाए तो आपके दादाजी सबसे बड़े हैं, लेकिन मेन पावर देखा जाए तो घर को कौन संभाल रहा है? तो वो आपके पिताजी संभाल रहे हैं। वैसे ये भी है, अगर देखा जाए संविधान की दृष्टि से संवैधानिक जो बड़े पद पर कौन है? तो वो राष्ट्रपति महोदय हैं, लेकिन जो मेन पावर दिया गया है वो प्रधानमंत्री के पास है। और जो राष्ट्रपति जो निर्णय करते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 54 की तरफ। अनुच्छेद 54 में किसका बात कहा गया है दोस्तों? तो निर्वाचन का बात किया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का, कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसमें कौन कौन मत दे सकता है, कौन मत नहीं दे सकता है, इसी का वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया है। आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेता है? तो क्या राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हर एक लोग भाग ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष अर्थ होता है जिसका चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती है, या जिसे जनता डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि का चुनाव नहीं करती है, उसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है जिसमें जनता खुद अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। ऐसे समझिए, जैसे आपके यहाँ विधायक का चुनाव होता है एमएलए का, तो एमएलए कौन चुनता है? जनता। जनता अपने मत से अपने एमएलए को चुनती है। तो ये कौन सा चुनाव हो गया? प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष किसे कहा जाता है? जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, हम लोग किसे प्रत्यक्ष रूप से अपने एमएलए, एमपी, विधायक और सांसद को चुनते हैं, और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो सांसद और जो विधायक होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें कौन कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद के सदस्य हैं, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा,
कौन कौन इसमें मत का प्रयोग करता है दोस्तों? लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद के सदस्य हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत का प्रयोग करते हैं। और विधानसभा के जो सदस्य होते हैं अर्थात जो विधायक होते हैं वो भी अपने मत का प्रयोग करते हैं। जो विधानसभा के एमएलए हुए वो भी विधानसभा के सदस्य भी अपने मत का प्रयोग राष्ट्रपति के चुनाव में, माफ कीजिएगा दोस्तों, विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में मत का अपने प्रयोग करते हैं। लेकिन आपको पता है विधान परिषद के सदस्य इसमें मत का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इसमें मनोनीत सदस्य वोट देते हैं? बिल्कुल नहीं। जो राष्ट्रपति महोदय लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करते हैं वो सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में मत का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मत का प्रयोग कर सकता है? आपको पता है संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। अगर पूछा जाए संसद के कितने अंग होते हैं तो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन पूछा जाए 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य भी अपने वोट का प्रयोग करते हैं, राज्यसभा के सदस्य भी अपने वोट का प्रयोग करते हैं, विधानसभा के हर राज्य के विधानसभा के सदस्य भी अपने मत का प्रयोग करते हैं। आपको पता है हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। जो राष्ट्रपति जो मनोनीत सदस्य हैं, जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। मनोनीत का अर्थ क्या होता है दोस्तों? वैसे अंग्रेज, आंग्ल भारतीय जिसे बोला जाता है, वैसे अंग्रेज जो पहले थे इस समय भी हैं, जिनके बच्चे जैसे पुरुष कोई अंग्रेज हो गया, महिला कोई भारतीय हो गई, उनके जो बच्चे हैं उन्हें आंग्ल भारतीय बोला जाता है। तो उनके सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या एक क्वेश्चन ये भी बनता है हर एक लोग क्या राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होने चाहिए। जैसे मैं अगर राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा हो रहा हूं तो मेरे पास 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक भी होना चाहिए। और प्रस्तावक और अनुमोदक का क्या अर्थ होता है दोस्तों? प्रस्तावक का अर्थ हुआ जैसे कि संसद के इसमें से 50 कोई भी सदस्य, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा चाहे विधानसभा के सदस्य, 50 लोग अपने उम्मीदवार, जैसे अगर 2 लोग खड़े हो रहे हैं, एक ए है एक बी है, तो इसमें से अगर 50 लोग कहेंगे कि हम ए को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में समर्थन करते हैं, 50 लोग कहेंगे तो ये क्या हो गया? प्रस्तावक। और अगर इसमें से 50 और लोग आ जाएं, कहें हम लोग भी इनका समर्थन करते हैं, तो ये क्या हो गए? अनुमोदक। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, यही होता है दोस्तों। इसीलिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए हर लोग खड़ा नहीं हो सकते। आपको पता है कि 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए चाहिए, ये सबके पास है, लेकिन 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक सबके पास नहीं होते हैं। इसीलिए ये थोड़ा राष्ट्रपति के पद के लिए खड़ा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों इसके आगे की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं इसके कोटा की तरफ। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? कोटा या रीति। अनुच्छेद 55 क्या कहता है दोस्तों? कोटा या रीति। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 55 कोटा या रीति के बारे में कहता है कि जैसे किसी राज्य में अधिक जनसंख्या है तो वहाँ अधिक विधायक हैं, किसी राज्य में कम जनसंख्या है तो वहाँ कम विधायक हैं। इनको संतुलन बना रहे, यही थोड़ा सा संतुलन बना रहे, इनमें कोई मतभेद न हो, उसी के विषय में बताया गया है कि एक एमएलए का क्या मत प्रणाली होना चाहिए, एक एमएलए को
क्या मत वैल्यू दिया गया है उसी के विषय में कहा गया है। जैसे दोस्तों उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, तो सबसे अधिक जो एमएलए हैं विधायक उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। 403 एमएलए विधायक उत्तर प्रदेश से है और एक मनोनीत किए जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मत का प्रयोग नहीं करते हैं। और वही गोवा का देखा जाए, गोवा जनसंख्या की दृष्टि से कम है, तो वहां पर 40 विधायक चुने जाते हैं और इन्हीं विधायकों में संतुलन बना रहे, छोटे बड़े राज्यों में संतुलन बना रहे, इसी के विषय में हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जैसे हर एक एमएलए को इसमें मत वैल्यू दिया जाता है, कीमत दिया जाता है। एक एमएलए की वैल्यू कैसे डिसाइड होता है दोस्तों? एक एमएलए या विधायक, एमएलए को विधायक भी कहा जाता है। एक एमएलए को कैसे इसके मत का प्रयोग किया जाता है या इसके वैल्यू कैसे बताए जाते हैं? तो एक एमएलए इक्वल टू क्या होता है? जिस राज्य के एमएलए हैं तो उस राज्य के कुल जनसंख्या बटे दोस्तों उस राज्य के कुल एमएलए मल्टीप्लाई 1/1000। एक विधायक की वैल्यू कितना है? मान लीजिए दोस्तों किसी राज्य में 10 करोड़ जनसंख्या है, और उस राज्य के टोटल कितने विधायक हैं? 100 विधायक हैं। तो उसमें उस राज्य के एक विधायक की जो वोट की वैल्यू है वो कैसे निकलता है दोस्तों? तो एक विधायक की वोट की वैल्यू ऐसे निकलता है, एक एमएलए इक्वल टू उस राज्य के कुल जनसंख्या बटे कुल उस राज्य के कुल एमएलए मल्टीप्लाई 1/1000। तो एक एमएलए इक्वल टू उस राज्य में मान लीजिए टोटल 10 करोड़ जनसंख्या है, 10 करोड़ दोस्तों जनसंख्या है और कुल एमएलए कितने हैं? तो 100 एमएलए हैं, मल्टीप्लाई 1/1000। तो आपको पता है इसमें 50 से 50 कट जाएगा, तो एक विधायक की वैल्यू दोस्तों कितना आ गया? 1000। एक विधायक के मत की जो वैल्यू कितना आ गया? 1000। ऐसे दोस्तों हर एक राज्य के विधायकों के मत का वैल्यू निकाला जाता है। एक विधायक के मत का वैल्यू कितना हो गया? 1000 दोस्तों। अब हम लोग एमपी के मत का वैल्यू कैसे निकलता है, ऐसे आप हर एक राज्य का निकाल सकते हैं, चाहे गोवा का हुआ चाहे बिहार का। एक एमएलए इक्वल टू उस जिस राज्य का आप एक विधायक का निकाल रहे हैं। अब इसमें एक विधायक का 1000 मत है, तो इस राज्य में टोटल कितने विधायक हैं? तो 100। तो इस राज्य में टोटल कितनी मत वैल्यू हो गए? मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। ऐसे आप हर एक राज्य का निकाल सकते हैं। अब हम लोग आते हैं एमपी की तरफ। एक सांसद की मत वैल्यू कैसे निर्धारित किया जाता है दोस्तों? तो एक एमपी वैल्यू इक्वल टू 1 एमपी वैल्यू इक्वल टू टोटल एमएलए वैल्यू अपान टोटल एमपी। मतलब एक एमपी या एक सांसद की जो वैल्यू है दोस्तों, एक सांसद की जो वैल्यू है वो टोटल एमएलए वैल्यू, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए होना चाहिए, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए। मतलब एक सांसद की जो वैल्यू है दोस्तों वो भारत के टोटल एमएलए, टोटल जितने विधायक हैं उनकी वैल्यू अपान में टोटल जो भारत में सांसद हैं उसे डिवाइड करने पर एक सांसद की जो वैल्यू है वो निकल जाता है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं इसके आगे की तरफ। और क्या होता है दोस्तों? एकल संक्रमणीय प्रणाली, जैसे दो लोग इलेक्शन में खड़े हैं, एक ए है एक बी है, इसमें समानुपातिक मत का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं वोट दूंगा तो मैं सिर्फ एक लोग को वोट नहीं दूंगा, मैं दोनों लोग को वोट दूंगा। इसमें प्रेफरेंस दिया जाता है दोस्तों। जैसे हम फॉर्म भरते समय प्रेफरेंस देते हैं, सबसे बढ़िया पोस्ट कौन सा उसे पहले नंबर पर रखते हैं, उससे थोड़ा सा नीचे वाले पोस्ट को सेकंड नंबर पर रखते हैं। वैसे ही अगर दो लोग इलेक्शन में खड़े हैं, ऐसा आप मान लीजिए दोस्तों, तो और 5 लोग मत का प्रयोग कर रहे हैं सांसद विधायक, तो मैं दोनों लोग को वोट दूंगा। मैं इसमें से प्रेफरेंस दूंगा, ए वाले को मैं पहला चुनूंगा तो बी वाले को मैं दूसरे स्थान पर रखूंगा। इसमें 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। पहला लोग वोट दे रहे हैं, ए वाले को पहला प्रेफरेंस, बी वाले को दूसरा प्रेफरेंस
प्रेफरेंस, मतलब पहले लोग जब वोट देने आए उनका मानना है कि मैं ए वाले को राष्ट्रपति चुनूं पहले नंबर पर। लेकिन जब दूसरे लोग आए, दूसरे लोग जब वोट देने आए तो ये भी ए वाले को चाह रहे हैं, पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं, और बी वाले को दूसरा प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेकिन जब तीसरा व्यक्ति आया दोस्तों, तो ये ए वाले को सेकंड नंबर पर प्रेफरेंस दे रहे हैं, वो बी वाले को पहले नंबर पे चुन रहे हैं, मतलब बी वाले को वो चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति बने। लेकिन जब चौथे लोग आए तो ये भी बी वाले को पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं और ए वाले को सेकंड प्रेफरेंस दे रहे हैं। जब पांचवा व्यक्ति आया दोस्तों, ये ए वाले को पहला प्रेफरेंस दे रहा है और बी वाले को सेकंड दूसरा प्रेफरेंस दे रहा है। अब ये काउंट होगा कि पहले लोगों को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, और दूसरे लोगों को बी वाले को पसंद करने वाले कितने व्यक्ति हैं, 1 और 2। पहले बी वाले को पहली प्राथमिकता कितने व्यक्ति ने दिया है, 2, तो ए वाले को कितने व्यक्ति ने पहली प्राथमिकता दिया है, तो 3, तो ए वाले को राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा दोस्तों। यही है एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे की तरफ। अब आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 56 क्या कहता है। अनुच्छेद 56 में दोस्तों इसके कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 56 में इसके कार्यकाल का वर्णन है। भारत में जो अनुच्छेद 56 दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 56 हमसे यही बताता है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे देखा जाए दोस्तों तो 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति का चुनाव किसी कारण से थोड़ा सा और लेट होता है 1-2 महीना, तो वो राष्ट्रपति तब तक बने रहते हैं जब तक वह इलेक्शन न हो जाए, अर्थात जब तक अगला राष्ट्रपति शपथ न ग्रहण कर ले तब तक पहले वाला राष्ट्रपति पद पर बना रहता है। अगर वैसे देखा जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। और दोस्तों किसी कारणवश राष्ट्रपति को बीच में त्यागपत्र देना पड़ जाए तो 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव मतलब हो जाना चाहिए। यही है अनुच्छेद 56 दोस्तों। अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 57 के तरफ। अनुच्छेद 57 क्या कहता है दोस्तों, दोबारा निर्वाचन। दू से अर्थ हुआ दोबारा निर्वाचन या पुनः निर्वाचन। दोबारा निर्वाचन या पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 57 कहता है कि क्या राष्ट्रपति को राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। कोई व्यक्ति एक बार अगर राष्ट्रपति बन चुका है तो वो अपना कार्यकाल समाप्त करने के बाद वह दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। तो अनुच्छेद 57 दोस्तों क्या कहता है, दोबारा निर्वाचन के बारे में बताता है। अनुच्छेद 58 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 58 में इसमें योग्यता के बारे में कहा गया है। राष्ट्रपति के बनने के लिए हमारे पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो पहली योग्यता इसमें यह है दोस्तों कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी राष्ट्रपति अगर बनना चाहता है तो सबसे पहले उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वो भारत के नागरिक होना चाहिए। वह कम से कम 35 वर्ष आयु पूरा कर लेना चाहिए। 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होना चाहिए। उसमें लोकसभा के सदस्य इतना उनके पास योग्यता होनी चाहिए। और चौथा इसका क्या है दोस्तों, इसमें दोस्तों किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी सरकारी नौकरी के पद पर नहीं होना चाहिए या इन्हें वेतन और भत्ते न मिलता हो। तो अर्थात ये राष्ट्रपति का चुनाव, अगर ये राष्ट्रपति के पद पर बैठते हैं तो ये निष्पक्ष और स्वतंत्र रहकर अपना कार्यभार संभालें। इसीलिए कहा गया है कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए, अर्थात इतने कर्ज न ले लें कि अपनी जितनी आमदनी है उससे इतना ज्यादा कर्ज न ले लें कि एकदम दिवालिया हो गए। जैसे वह राष्ट्रपति के पद पर बैठे तो सिर्फ अपने लिए काम करें, अपने कर्ज को भरें। दिवालिया नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु पूरा कर लेना चाहिए, वो लोकसभा के सदस्य इतना उनको योग्य होना चाहिए और दिवालिया ना होने चाहिए, किसी सरकारी पद पर ना होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार बन रहे हैं वो लोकसभा या संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे वह संसद के किसी भी सदन का अगर वह सदस्य हैं, जैसे वह शपथ लेंगे तो उनकी सदस्यता स्वतः समाप्त कर दी जाती है दोस्तों। अनुच्छेद 59 क्या कहता है, इनकी दशा के बारे में। अनुच्छेद 59 क्या कहता है, राष्ट्रपति के दशा के बारे में।
दोस्तों अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 कहता है इनके दशा के बारे में। राष्ट्रपति स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर, वह संवैधानिक प्रमुख पे जो बैठे हैं वह स्वतंत्र होकर, निष्पक्ष होकर हर एक अपने कार्यभार को संभालें। अब हम लोग दोस्तों अनुच्छेद 59 की तरफ आते हैं। अनुच्छेद 59 क्या कहता है, उसके दशा के बारे में। दशा राष्ट्रपति की दशा या शर्त के बारे में। अनुच्छेद 59 हमसे यही कहता है भारतीय संविधान का कि राष्ट्रपति कुछ शर्तें दी गई हैं कि वह किसी भी लाभ के पद पर न हो, अर्थात वह स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर कार्य करें। वह भी किसी भी विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर वह सदस्य होते हैं तो उन्हें शपथ लेते ही उनकी जो सदस्यता है उसे स्वतः समाप्त कर दी जाती है और किसी सरकारी पद पर नहीं होने चाहिए। उन्हें कोई भी सरकारी पद पर वह नहीं रह सकते हैं। अगर वह सरकारी पद पर हैं तो वो पद उन्हें तुरंत शपथ लेते वो पद उन्हें तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। दोस्तों अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 60 की तरफ। अनुच्छेद 60 किसकी बात कर रहा है दोस्तों, शपथ के बारे में। अनुच्छेद 60 किसकी बात कर रहा है, शपथ के बारे में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किसकी बात कर रहा है दोस्तों, शपथ के बारे में। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। लेकिन किसी कारणवश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे एजेड न्यायाधीश हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति का शपथ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दिलाते हैं। सबसे पहले कौन दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश किसी कारण अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे बड़े न्यायाधीश हैं, एजेड न्यायाधीश हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के बाद जब से राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है तब से ये काउंट होता है, तब से वह 5 साल तक अपने पद पर रहते हैं। दोस्तों अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 61 की तरफ। म से महाभियोग। म से महाभियोग, राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग भी लगाया जाता है। अगर राष्ट्रपति अपने संवैधानिक पद पर ठीक से कार्य नहीं करते हैं तो उन पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटाया जा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति को महाभियोग लगाकर संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, किसी भी सदन में उन पर महाभियोग लगाकर उन्हें पद से हटा दिया जाता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उन्हें लिखित बताना आवश्यक रहता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पहले उन्हें कितने दिन पहले सूचित किया जाता है, तो 14 दिन पहले उन्हें सूचित किया जाता है। किस रूप में, लिखित रूप में दोस्तों उन्हें सूचित किया जाता है। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पहले लगा सकते हैं दोस्तों, और लगाने के बाद 2/3 बहुमत से उस महाभियोग को पारित करना पड़ता है। जैसे लोकसभा में पहले लगाया गया है तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, फिर उसे राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से स्वतः त्यागपत्र दे देना पड़ता है। दोस्तों एक मोटा हम लोग इसके अनुच्छेद जितना क्रम से थे हम लोग देखिए, और भी इसके अनुच्छेद हैं दोस्तों। जैसे अनुच्छेद 123 अध्यादेश लाया जाता है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति महोदय क्षमादान देते हैं। और आगे क्या क्या राष्ट्रपति से क्वेश्चन बन सकते हैं उसे हम लोग डिटेल में समझते हैं। अब हम लोग दोस्तों राष्ट्रपति से जुड़े कुछ और पॉइंट को देखते हैं जिसमें राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां दी गई हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ मैंने यहाँ पर शक्तियों को उनके बारे में लिखा है, जैसे सैन्य शक्ति, आपात शक्ति, न्यायिक शक्ति, वीटो, वित्तीय स्वविवेक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति। इन्हीं शक्तियों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आते हैं सैन्य शक्ति की तरफ। आपको पता है भारत में 3 तरह की सेनाएं हैं, एक जल सेना, वायुसेना, थल सेना। इन तीनों सेनाओं के जो हेड होते हैं वो कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। जल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं के जो हेड होते हैं दोस्तों ये कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। इन सेना अध्यक्षों की जो नियुक्ति किया जाता है वो भी राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसे वायुसेना अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। जल सेना और थल सेना अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इन तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की जो नियुक्ति
किया जाता है तो वो राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं दोस्तों। उसके बाद युद्ध और शांति की घोषणा। युद्ध और शांति, किसी दूसरे देश के साथ युद्ध की घोषणा भी करना है तब भी राष्ट्रपति ही करते हैं, और किसी दूसरे देश से शांति वार्ता भी करना है तब भी वह कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं दोस्तों। और कुछ सैन्य शक्ति में पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे परमवीर चक्र पुरस्कार, वीरता पुरस्कार, ये भी कौन देता है? तो राष्ट्रपति महोदय ही देते हैं। सैन्य शक्ति से यही पुरस्कार कुछ दिए जाते हैं जिसको मैंने यहाँ पर नोट किया है। इसके अलावा और भी पुरस्कार होते हैं, जैसे पद्मश्री पुरस्कार, ये सब पुरस्कार होते हैं, ये भी राष्ट्रपति महोदय ही देते हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्तों आपातकालीन शक्ति। आपको पता है 3 तरह के आपात शक्ति लगाए जाते हैं। एक होता है राष्ट्रपति शासन, एक होता है वित्तीय आपातकाल, एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल। पहला क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। क्वेश्चन दोस्तों इसके अनुच्छेद से भी पूछ लेता है कि अनुच्छेद 352 में कौन सा आपातकाल है। तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है दोस्तों? जैसे किसी दूसरे देश से युद्ध हो गया, या अपने देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया, अपने देश में ऐसा विद्रोह हो गया जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की ही आवश्यकता है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? तो राष्ट्रपति ही लगाते हैं अनुच्छेद 352 के तहत। इसमें पूरा पावर केंद्र के हाथ में चला जाता है दोस्तों। और इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन दोस्तों राज्यों में लगाया जाता है। राज्य में जब सरकार ठीक से नहीं चलती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद पूरा पावर राज्य का केंद्र सरकार के हाथ में चला जाता है। और आप देखे होंगे अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए गए थे। अब हम लोग आते हैं वित्तीय आपातकाल। जब देश में वित्तीय अर्थात धन से संबंधित आपातकाल लगाए जाते हैं, या आर्थिक संबंधित आपातकाल लगाए जाते हैं, उसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। अभी तक देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपातकाल से संबंधित कुछ पॉइंट। अब हम लोग आते हैं न्यायिक शक्तियां। राष्ट्रपति महोदय को कुछ न्यायिक शक्ति भी दी गई है, जैसे क्षमादान करने की शक्ति, कुछ सजा को कम करने की शक्ति। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय क्षमादान दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? उस राष्ट्रपति को वह दया याचिका पेश किया जाता है, या दया याचिका दिया जाता है, जिससे राष्ट्रपति विचार करके उस व्यक्ति को क्षमा दान कर सकते हैं। वह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति महोदय उस व्यक्ति को क्षमा कर सकते हैं या क्षमादान दे सकते हैं। राज्यपाल भी दोस्तों क्षमा कर सकते हैं, लेकिन वह फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। फांसी की सजा को सिर्फ राष्ट्रपति ही माफ कर सकते हैं। सजा को कम राज्यपाल भी कर सकते हैं, सजा को कम राष्ट्रपति भी कर सकते हैं, लेकिन फांसी की सजा को माफ करना सिर्फ राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते हैं। किसी भी सजा को कम करना होगा तो ये भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। जैसे लघुकरण, लघु मतलब होता है कम, किसी भी सजा को कम करना। किसी को 10 वर्ष की सजा है, उस सजा को कुछ वर्षों का घटाकर 8 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष करना होगा, तो ये भी राष्ट्रपति महोदय कर सकते हैं। और होता है प्रविलंबन
प्रविलंबन का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी सजा को कुछ देर के लिए लंबित रखना। जैसे किसी को फांसी की सजा किसी तारीख को सुनाया गया है तो उस तारीख को रोक कर उसे 1 साल 2 साल के लिए टाल देना, यही होता है प्रविलंबन। यह भी कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही महोदय करते हैं। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकते हैं। एक क्वेश्चन हाल ही में भी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि राष्ट्रपति महोदय किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अब हम लोग आते हैं दोस्तों वीटो शक्ति। वीटो का अर्थ होता है रोक लगाना। वीटो का अर्थ क्या होता है? रोक लगाना। जब किसी विधेयक या बिल को संसद में पास होने के पास राष्ट्रपति के पास आता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद ही वह बिल या कानून पारित माना जाता है। तो राष्ट्रपति के पास जब कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या कर सकते हैं? पूर्ण वीटो लगा सकते हैं, अर्थात पूरी तरीके से उसे रोक सकते हैं। और उसके बाद या तो निलंबनकारी का अर्थ होता है कि उसे पुनर्विचार के लिए फिर संसद के पास उस विधेयक को भेज सकते हैं। जैसे कोई बिल आता है लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति या तो क्या कर सकते हैं? उस पर पूर्ण वीटो लगा सकते हैं, या तो उसे रोक सकते हैं, या तो उसे निलंबनकारी वीटो लगा सकते हैं। या तो निलंबनकारी का अर्थ होता है दोस्तों उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेज सकते हैं। जब संसद के पास उसे दोबारा भेजा जाता है तो संसद में पुनः उसे पास होने के बाद, पुनः विचार करने के बाद राष्ट्रपति के पास उस बिल फिर अगर आता है तो राष्ट्रपति के पास उसे हस्ताक्षर करने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं रहता। राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना ही होता है। एक होता है पॉकेट वीटो। कर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है हस्ताक्षर करने के लिए तो राष्ट्रपति महोदय पॉकेट वीटो का यूज करके उसे कुछ समय के लिए या अनिश्चित काल के लिए क्या कर सकते हैं? लंबित रख सकते हैं। उसे कुछ अनिश्चित काल के लिए या कुछ समय के लिए उस विधेयक को अपने पास रख सकते हैं। इसे कहा जाता है पॉकेट वीटो दोस्तों। अब आते हैं हम लोग वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति महोदय को कुछ वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं दोस्तों। जैसे बजट, धन विधेयक, आकस्मिक निधि। आपको पता है कि जो बजट पेश किया जाता है दोस्तों, जिसमें सरकार अपने कार्यों को आने वाले जैसे सरकार जब बजट पेश करती है दोस्तों, तो उस बजट में सरकार कहती है कि हम देश में ट्रेन चलवाएंगे, हम देश में सरकारी विद्यालय खुलवाएंगे। ये बजट दोस्तों कौन पेश करवाता है? तो राष्ट्रपति ही करवाते हैं। धन विधेयक दोस्तों सबसे पहले लोकसभा में पेश होता है, लेकिन धन विधेयक को लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अनिवार्य होता है। धन विधेयक पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, धन विधेयक कहाँ पेश होता है? तो धन विधेयक लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में पेश नहीं होता है। सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में ही पेश होता है, लेकिन लोकसभा में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की हस्ताक्षर अनिवार्य है। राष्ट्रपति सबसे पहले हस्ताक्षर करते हैं, तब वह विधेयक लोकसभा में पेश होता है। लोकसभा में पास होने के बाद उस धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा के पास 14 दिन का समय रहता है। 14 दिन में अगर राज्यसभा उस धन विधेयक को पास कर देती है तो ठीक है, नहीं पास कर देती है तो वह स्वतः ही अपने आप पारित मान लिया जाता है। यही है दोस्तों धन विधेयक। अब आते हैं आकस्मिक निधि। देश में कोई आकस्मिक ऐसी घटना घट गई है जिसमें राष्ट्रपति महोदय को धन की आवश्यकता है, वह उस निधि से अपने धन को, मतलब राष्ट्रपति को ये पावर है कि उस निधि से धन को निकाल कर देश के लिए लगा दें। यही आकस्मिक निधि से धन निकालना ये किसके हाथ में रहता है? तो राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। दोस्तों आते हैं स्वविवेक शक्ति। स्वविवेक शक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कि ऐसी शक्ति, ऐसी आकस्मिक समय जब राष्ट्रपति को अपने ही विवेक से निर्णय लेना है, उनकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद नहीं रहते हैं। जैसे लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उस लोकसभा के इलेक्शन के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो राष्ट्रपति उस समय यह निर्णय लें कि किस नेता को बुलाया जाए कि जिससे सरकार बन सके।
अर्थात स्व विवेक का अर्थ होता है, स्व का अर्थ होता है खुद, विवेक का अर्थ होता है बुद्धि, शक्ति का अर्थ होता है शक्ति। राष्ट्रपति को ये खुद निर्णय लेना है, उनको सलाह देने के लिए कोई भी मंत्रिपरिषद उनके पास नहीं रहता है। यही होता है स्व विवेक शक्ति। राष्ट्रपति को खुद निर्णय लेना पड़ता है कि उस विशेष परिस्थिति में उन्हें क्या करना है। दोस्तों अब हम लोग आते हैं कार्यपालिका शक्ति। आपको पता है कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन कार्यपालिका का वास्तविक जो हेड है दोस्तों वो प्रधानमंत्री हैं। कार्यपालिका का वास्तविक जो हेड है वो प्रधानमंत्री हैं। नामात्र हेड या कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख जो संवैधानिक हेड है दोस्तों वो राष्ट्रपति महोदय ही हैं। आपको पता है ये कुछ लोगों की नियुक्ति करते हैं, जिसमें पीएम की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति दोस्तों वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। कैग की नियुक्ति, महान्यायवादी, राज्यपाल, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त के अन्य सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य पद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। दोस्तों अब आते हैं विधायी शक्ति की तरफ। विधायी शक्ति में जैसे सत्र बुलाना, लोकसभा और राज्यसभा का सत्र बुलाना दोस्तों ये कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। सत्रावसान करना, लोकसभा को भंग करना, लोकसभा भंग होता है दोस्तों लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होता है। अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश अनुच्छेद 123 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति महोदय अध्यादेश जारी करते हैं। अध्यादेश का अर्थ होता है ऐसा कानून लाते हैं, जैसे संसद का सत्र नहीं चल रहा है, देश के लिए किसी ऐसे कानून की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 123 के तहत ऐसा कानून बनाते हैं दोस्तों। और जब संसद का सत्र स्टार्ट होता है दोस्तों तो 6 सप्ताह के भीतर उस कानून को पारित करना आवश्यक होता है। यही होता है अध्यादेश। अध्यादेश का अर्थ होता है कानून बनाना दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये मोटा आपको समझ में, राष्ट्रपति से जितने भी जुड़े पॉइंट हैं मैंने बताने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आया होगा प्लीज़ इसे एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।